So it is, we are not seeing it as a political party only. We want to see Congress as a kind of a culmination of different political parties and system जो इमर्ज हो रही थी. तो हमें वो देखना है सबसे पहले कि वो कैसे हुआ और उसमें कौन कौन थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पहले कौन थे. ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए. ठीक है जी. तो जब हम बात करते हैं फाउंडेशन और द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट आल्सो. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. And when we say background, we want to say that what kind of things were happening basically. So जब हम कहते हैं कि कांग्रेस जब बनी तो पहली बात जैसे 1885 में when we are saying Congress is coming up, तो 1885 से 1905 there is phase 1 which is called moderate phase. ये फेज है एक. इस फेज के कुछ आइडियाज हैं, विजन है, कुछ उसकी पॉलिसीज हैं. So examination demands you to evaluate and assess this period. क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. फिर उसके बाद एक और फेज आता है 1905 से 1918. ये कह लो जी एक्सट्रीमिस्ट फेज आ गया आपका. फिर एक और फेज आ जाता है आपका गांधीयन फेज जिसको हम कह सकते हैं, या आप कह लो 1919 से 1947. ये हो गया आपका फेज ऑफ मास मोबिलाइजेशन. यानी कि गांधी जी का जो मेन रोल है वो इसी फेज में है. लेकिन नेशनल मूवमेंट में और भी पॉलिटिकल बॉडीज प्लस पर्सनैलिटीज का रोल रहा है. वो भी धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नेशनल मूवमेंट कांग्रेस ने लीड की ऐसा आइडिया एक डाइवर्स आइडिया नहीं है. सबाल्टन हिस्ट्री कहती है कि सभी का रोल है अपनी जगह. ठीक है जी. तो ब्रिटिश रूल का हम देख चुके हैं कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, 1857 रिवोल्ट ने क्या किया, और जो है देयर हैव बीन रोल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस पे हमने बात की. हमने पूरा बात की उसके ऊपर कि कैसे उन्होंने एक मिडिल क्लास, एक इंटेलिजेंसिया ग्रुप बनाया. धीरे धीरे उसका रोल पब्लिक लाइफ में बढ़ा, इंडिया में भी अब्रॉड में भी. एजुकेटेड इंडियंस का मतलब वो है जो इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न आइडियाज से वाकफियत रखते थे, उसकी हमने बात की. एंड दे वेंट ऑन टू यूज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एज ए मेथड. कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन एज ए मेथड हमने रखा है ना जी. कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड हमने यूज किया, उससे हमारा काम हुआ. फिर हमने बात किया, इस पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, रोल ऑफ नेशनलिस्ट आर्ट एंड लिटरेचर. सीधा क्वेश्चन आएगा पीटी में, मेंस में यही आता है कि नेशनलिस्ट आर्ट और नेशनलिस्ट लिटरेचर का क्या रोल रहा है. जैसे हमने एग्जांपल दिए थे हिंदू मेला, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. नील दर्पण हम दे चुके हैं. उसके बाद फिर हमने एग्जांपल दिया आनंद मठ. और अभी जब हम रिवोल्यूशनरीज करेंगे then we will see how there is role of different kind of revolutionary literature. फिर वंदे मातरम हो गया. एक सज्जन है जिनके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र.
ऐसे ही प्रेमचंद हो गए। और सोशल रिफॉर्म के थ्रू तो हमने इतने सारे लोगों को नाम जानने की कोशिश की, हम और भी देख सकते हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, हमने पॉलिटिकल बॉडीज बिफोर आईएनसी हमने की, वी हैव सर्वेड, वी हैव टेकन ए सर्वे ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बिफोर आईएनसी, एंड दैट इज हाउ हम उस बात पे पहुंच जाते हैं कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी कॉल्ड आईएनसी। उसमें कई लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने एक बॉडी बनाई जिस बॉडी को नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन। और इस इंडियन नेशनल यूनियन ने एक मीटिंग रखी, जो मीटिंग डिसाइड की गई थी कि इट विल टेक प्लेस इन पूना in March 1885, but because of outbreak of cholera, meeting was shifted to Bombay। और इस तरह पहली मीटिंग होती है आपकी 28 दिसंबर 1885, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। 70, आप कह सकते हैं कि ऑन दिसंबर 28 1885 फर्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। और इस तरह से जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आपके जो डेलीगेट्स होंगे, 72 डेलीगेट्स होंगे, वो जो है आपके मिलेंगे और इस तरह से शुरुआत होगी। लेकिन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है वो इंडियन सिविल सर्विस का एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था। कांग्रेस को एक डायलॉग और प्लेटफॉर्म की तरह बनाना चाहता था। इंडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए वो पैम्पलेट भी लिखते थे कि भाई सब लोग अपने लिए खुद खड़े हों। और इसी बहाने आप ये लगा लीजिए कि he was trying to support, he was trying to create a platform for educated Indians। तो ब्रिटिश हेजीमोनी थी, ब्रिटिश डोमिनेंस है, ब्रिटिश डू नॉट वांट नेशनलिस्टिक आइडियाज टू गेट प्रमोटेड। इसीलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जैसे लोगों को ऐसा सोचा जाता था कि वो डिसकंटेंटेड इंडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, इससे उनको लोगों को बोलने का मौका भी मिल जाएगा और इससे जो है और भी कुछ, कोई भी 1857 रिवोल्ट की तरह ऐसा फिर कभी कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए वो कहते थे, ह्यूम साहब जो है वो बोलेंगे कि आप जागिए, आप अपने देश में अच्छी सरकार बनाने के लिए सोचिए और आपको चाहिए कि गवर्नमेंट इतनी अच्छी होती है जितने अच्छे लोग होते हैं। आप अपना लेवल उठाएंगे तो सरकार भी अपने आप और अच्छा करेगी। यू हैव टू फाइट फॉर योर बेटरमेंट, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स, यू हैव टू फाइट फॉर योर एस्पिरेशंस। तो इसीलिए इंडिया को जो है वही गवर्नमेंट मिल सकती है जितना उसका लेवल है। शी विल ओनली गेट अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच दे ट्रूली डिजर्व। अगर तुम लेवल उठाओगे तो ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी और अगर तुम लेवल नहीं उठाओगे तो गवर्नमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने वाइस रॉय से अप्रूवल लिया और जैसा मैंने कहा कि मार्च 1885 के बाद मई 1885 तक इंडियन नेशनल यूनियन उन्होंने बताया और वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट किया विच विल बी द प्लेटफॉर्म टू वॉइस ओपिनियंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। उन्होंने पैम्पलेट लिखे इंडिया के लोगों के लिए और उन्होंने जो है ये सिंपैथेटिक अप्रोच लेने की बात की और जो कांग्रेस डिमांड करने वाली थी उन बातों को भी जैसे उठा रहा है वो यूनियन, टैक्सेशन बंद हो, हमारे टैक्स से बाहर की लड़ाइयां बंद हो, इंडिया में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो। तो इसीलिए 1885 में, दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कॉलेज में, कॉलेज या पाठशाला जो भी कहिए, वहां पर जो है 72 डेलीगेट्स मिले और WC बनर्जी को वो जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और AO ह्यूम को जो है वहां पे जनरल सेक्रेटरी माना गया। ठीक है जी। WC बनर्जी वो एक तरीके से बहुत ही एजुकेटेड थे और ह्यूम के अलावा आप कह सकते हैं कि
विलियम वेडरबर्न एंड जॉन जैर्डिन, ये भी जो है ये भी दो ब्रिटिश मेंबर्स थे जो कि फाउंडिंग ग्रुप के मेंबर थे, विलियम वेडरबर्न एंड आई शुड से जॉन जैर्डिन सर, विलियम वेडरबर्न तो ऐसे फर्स्ट कौन बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने WC बनर्जी। तो WC बनर्जी साहब कौन थे? WC बनर्जी साहब जैसे मैंने कहा कि ये पहले प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और अगर हम बात करें उनके बारे में कि वो क्या थे, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि he was one of the first barristers. He was one of the first persons जिन्होंने हायर स्टडीज के बाद इतना ऊंचा रोल प्ले किया और इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, उसके बाद वहां से वापस लौटे, कलकत्ता में अपनी प्रैक्टिस की, और वो फर्स्ट इंडियन थे स्टैंडिंग काउंसिल, फर्स्ट इंडियन जो एक के तौर जिन्हें हम कह सकते हैं एज अ स्टैंडिंग काउंसिल इन द कोर्ट इन कलकत्ता की अगर हम बात करें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जब जेल में डालने की बात हुई, जब कंटेम्प्ट के केस हुए उनके खिलाफ, तो उनके लिए जो केस लड़ने वाले थे वो WC बनर्जी थे, ठीक है जी। और वो पहले सेशन के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद जो है उन्होंने चीजों को आगे बढ़ाने में मदद की, और आप कह सकते हैं कि वो एक लॉयर थे, इसीलिए उन्हें चीजों को पता था। 1885 के अलावा 1892 में वो दोबारा भी फिर से प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट प्रेसिडेंट he was there, and then in 1892 he again became president of the Indian National Congress session 1892 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। और उन्होंने वहां इस बात को कैटेगरीली डिनाई कर दिया कि इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा। ब्रिटिश का कहना था इंडिया को प्रूव करना पड़ा था, इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो पॉलिटिकल फ्रीडम का वर्दी है कि नहीं है, इंडिया को ये प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से इस बात के लिए डिनाई कर दिया कि हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी आर वर्दी ऑलरेडी एंड वी नीड नॉट टू प्रूव इट टू एनीवन दैट वेदर वी आर वर्दी और नॉट। जैसे मैंने आपसे कहा था, दादा भाई नौरोजी के साथ 1865 में उन्होंने जो है लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई, लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई उन्होंने लंदन में। और साथ में जब बनर्जी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो एक ब्रांच जो है लंदन में भी खोली गई, एक ब्रांच जो है लंदन में भी खोली गई। और 1893 में along with बदरुद्दीन तैयब जी उन्होंने एक और वो बनाया जिसको हम कह सकते हैं कि एक बॉडी बनाई along with बदरुद्दीन तैयब जी, जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। सो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी कहां बनी? वो भी इंग्लैंड में बनी। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इंग्लैंड में बनी और जिसके लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आप लगा लीजिए मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका एक रोल है और उसी रोल का अब काम चल रहा है। बात समझे जी मेरी या नहीं समझ आई? तो WC बनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन द बिगनिंग। प्रेसिडेंट जब वो प्रेसिडेंट बने तो पहले कुछ बात हुई कि भाई आखिर बात क्या होगी, कांग्रेस बन तो गई, लेकिन पहले ही सेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया दैट वी विल बी इस्टेब्लिशिंग ए कन्वेंशन। क्या कन्वेंशन होगा? दैट प्रेसिडेंट जब भी कोई कांग्रेस का होगा ही विल बी फ्रॉम अदर प्रोविंस। जिस प्रोविंस में कांग्रेस का सेशन होगा प्रेसिडेंट उस एरिया से चूज नहीं किया जाएगा।
शुरू से कांग्रेस ने ये डिसाइड किया that the president would be from another province. ओके, फिर क्या डिसाइड किया उसके अलावा? एम क्या है? व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस? तो पहला एम क्या है? दैट इंडियंस के बीच में फ्रेंडशिप प्रमोट हो. वी इंडियंस मस्ट प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग ईच अदर. दूसरा क्या है जी? इरेडिकेशन ऑफ प्रेजुडिसेस, यानी भेदभाव जो हमारे बीच में, जो हम रेस, कास्ट, क्रीड, प्रोविंस, ऐसे जो भेदभाव हैं उनको हम हटाएं. हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारी नेशनल यूनिटी आपस में बढ़े. फिर हम ऐसा कुछ करें जिससे एजुकेटेड इंडियंस अपने विचारों को एक प्लेटफॉर्म पे रखें. हम ऐसा कुछ करें जो लोगों की पॉपुलर डिमांड्स हैं, वी मस्ट बी एबल टू ब्रिंग इट टू द गवर्नमेंट. फिर हम ऐसा कुछ करें that we must create a structure by which the future course of action in public interest वो हो. ठीक है जी, ये सारी बातें पहले उसमें किया गया. साथ में जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने ये बात प्रूव की that we have immense faith in the British sense of justice. Immense faith in the British sense of justice. हमें ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे पूरा विश्वास है. हाँ, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे हमें पूरा विश्वास है. वी आर लॉयल प्लस वेल विशर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने कहा. साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी अब तक भारत के लिए किया है उसको वो गिनाया, उन्होंने उसको बताया ये किया, ये किया, ये किया. और ऐसा चाहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इन भारतीयों को नेस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स ना समझे. ये नेस्ट ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स नहीं है, ये सिर्फ सिंपली एजुकेटेड इंडियंस के रूल को, एजुकेटेड इंडियंस के आइडियाज को रूलिंग अथॉरिटी तक बताने के लिए है. और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट मस्ट बी रनिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल, इंडियन वेलफेयर इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रिप्रेजेंटेशन, when you have representation in the government. That is why higher services में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. 72 डेलीगेट्स में से 39 लॉयर्स थे, इसीलिए आप सोचिए 39 वर लॉयर्स. बहुत सारे लीगल प्रोफेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. रेजोल्यूशंस जो पास किए गए शुरू में वो एक पार्लियामेंट्री फैशन के तौर पे पास किए गए. यानी कि सारे रेजोल्यूशन जो है पास किए गए एक पार्लियामेंट्री बॉडी की तरह, एक सिस्टम की तरह. जैसे इन्होंने डिमांड किया एक रॉयल कमीशन बनाई है एक्सपेंडिचर, इनकी डिमांड करने की वजह से थोड़े टाइम में आएगा रॉयल कमीशन ऑन एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उस पर कमीशन बनाइए. आपको पता नहीं है, आप भारत के भले के लिए कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ गलती हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं आप एक कमीशन बनाएं. अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल की बात हुई.
अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल की बात की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दिए थे, उसका कोई रोल ही नहीं है। बर्मा को जो एनेक्स किया गया था उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, और जितने भी रेजोल्यूशंस कांग्रेस पास कर रही है, कोशिश की गई वो सारे रेजोल्यूशंस अदर पॉलिटिकल बॉडीज से भी पास कराए जाएं इंडिया में। इसका मतलब है कांग्रेस वाज नॉट एन आइसोलेटेड बॉडी। एक आइसोलेटेड बॉडी की तरह इट डिड नॉट वांट टू ऑपरेट। इसीलिए शुरू से ही कांग्रेस जो है सोशल इश्यूज, ऐसे कोई भी मुद्दे अपने प्लेटफॉर्म पे उठाने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज इट कुड हैव डिवाइडेड सोसाइटी मोर rather than bringing them on one platform. It was talking about political unity and it was ready to bring all elements on one platform. तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाज नॉट अवेयर ऑफ कि अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम था कि अभी ये मुद्दा उठाने से डिवीजन हो जाएगा, सोसाइटी इज नॉट सो मैच्योर एंड अवेयर कि वो इन बातों को समझे, हमें फंडिंग भी चाहिए और हमें आगे भी बढ़ना है, इसीलिए ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए। अब कोई डाउट है तो बताइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोले। हेलो हाँ बोलो। सर, एक क्वेश्चन पूछा। जब डब्ल्यूसी बनर्जी थे सर, डब्ल्यूसी बनर्जी से पहले भी तो एक रविंद्र बनर्जी थे सर, जो कांग्रेस के उसमें रविंद्र चुने गए बैन थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सर, हाँ तो वो भी तो चुने गए थे सर उसमें। क्या हुआ था? सर एसोसिएशन में वो भी चुने गए थे ना सर बाद में। सुरेंद्र बैनर्जी चुना गया होगा, अभी आते हैं उस पे। हाँ तो नहीं सर, यही पूछा था कि मेरे को लगा कि उसके बारे में बात नहीं हो रही, तो इसलिए अरे अभी तो पूछा है। भाई जो बात हो रही है पहले उसके बारे में सोचो ना। अच्छा, ठीक है सर। हाँ नहीं, मुझे लगा कि सर कि उससे मतलब इनका भी नाम, क्योंकि एसोसिएशन जब कांग्रेस बन रही थी सर, तब मतलब इनका भी रोल ही था उसमें। हाँ वो तो था ही। हाँ जी। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने अभी बात की है उसके बारे में। यार जो बात होती है उसको करो यार। क्वेश्चन आ जाएगा कांग्रेस बनी, गलत बनी, सही बनी, ये हुआ, तो क्या लिखोगे तुम? मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आने वाले हैं ना, मतलब ये भी इनका भी पार्ट आएगा ना। अगर उसने कुछ रोल प्ले किया तो पार्ट आएगा। ओके। ये क्वेश्चन नहीं है कोई, ये मतलब पूछ तो कुछ भी सकता है तू। क्या बोला, ये किसने क्या लिखा है कि व्हाई इट वाज नॉट एन आइसोलेटेड बॉडी? तो कांग्रेस को आइसोलेटेड बॉडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नो सर, नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सचिन जी? आवाज ब्रेक हो रही है। नो सर। क्या सचिन जी आवाज नहीं आई? फिर से बोलिए प्लीज। नहीं होना चाहिए सर, आइसोलेटेड बॉडी कांग्रेस। हाँ नहीं, बिल्कुल। तो सेकंड, पहला सेशन हुआ आपका बॉम्बे में जिसमें डब्ल्यूसी बनर्जी है। दूसरा सेशन हुआ आपका कहाँ हुआ बताइए? बंगाल में सर, कोलकाता। तो आप लगा लो कि तीन बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नौरोजी। तो 1886 में बने वो, दादा भाई नौरोजी फिर से प्रेसिडेंट बने 1886 में। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और उनको हम कहते हैं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका रोल ही इतना ग्रेट और इतना वाइड और इतना ब्रॉड है। वो लिबरल पार्टी के मेंबर थे, और वो मैंने जैसे बताया था तुम्हें, ही वाज द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये भी हम बात कर चुके थे।
उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी हम डिटेल में देख चुके हैं। और इसके साथ साथ वो सेकंड इंटरनेशनल के भी वो मेंबर थे। सेकंड इंटरनेशनल अपने आप में बॉडी है एक, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है जी। सेकंड इंटरनेशनल अपने आप में बॉडी है, जो कि आप कह सकते हो कि लेबर और सोशलिस्ट पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन थी। सेकंड इंटरनेशनल लेबर और सोशलिस्ट पार्टीज की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका पेरिस में, जिसमें डेलीगेशन मिले थे, जिन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल के बाद लेबर और सोशलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करने के लिए आगे आइडिया रखे, तो उसके भी मेंबर थे वो। और उसमें उनके साथ बड़े बड़े लोग थे, जैसे रशियन रिवोल्यूशनरी थे, एक रशियन रिवोल्यूशनरी थे, लेनिन की तरह ही एक रशियन रिवोल्यूशनरी थे, जिनका नाम था प्लिखनाउ, जॉर्जी प्लिखनाउ। तो बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ के उन्होंने बड़े बड़े काम किए। बॉर्न कहाँ हुए थे? बॉर्न हुए थे एक गुजराती स्पीकिंग पारसी फैमिली में, नवसारी, नवसारी गुजरात में है। एक जगह का नाम है नवसारी, बहुत फेमस है गुजरात में ये जगह। उन्होंने अपना करियर एक दीवान या फिर आप मिनिस्टर की तरह कहिए, बड़ौदा के दीवान के तौर पे उन्होंने शुरू किया। बाद में उन्होंने ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, जैसा हमने बात की थी, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए रास्त गोफ्तार, द ट्रुथ टेलर करके जो हमने कहा था, उन्होंने मैगजीन चलाई, न्यूज़पेपर भी चलाया। एक और भी उनका फेमस न्यूज़पेपर था जो एग्जामिनेशन पूछ भी चुका है, उसको कहते हैं वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर चलाया दादा भाई नौरोजी ने। और वॉइस ऑफ इंडिया के बाद वो जो है बाद में प्रोफेसर भी बने, वो लंदन में उन्होंने ट्रेवल किया, बिजनेस भी किया, और उन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी जो मैंने आपको कहा वो उन्होंने बनाई। उन्होंने ट्रस्ट भी बनाए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं 1860s में, उन्होंने वो बनाई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इंडिया में भी उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने बनाया था कलकत्ता में, उसके भी वो मेंबर थे कांग्रेस बनने से पहले। और आप कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी बहुत ही ज्यादा रेशनल, क्लियर और बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेटेड पर्सन थे। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, देश के लिए वो जान रहे थे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उनके कामों में, उनकी ड्यूटीज जो थी उनके अंदर जो है, उनकी मदद करने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना उनके एक तरीके से सेक्रेटरी रहे थे, M.A. जिन्ना। और साथ साथ में मैडम भीकाजी कामा भी उनकी सेक्रेटरी रही थी। मैडम भीकाजी कामा, ठीक है जी। 1906 में जब वो दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए कांग्रेस के, तो उन्होंने जो है कोशिश की पार्टी में स्प्लिट ना हो पाए, और उनकी वजह से वो स्प्लिट नहीं हो पाया, बच गया स्प्लिट। दादा भाई नौरोजी को हम बाल गंगाधर तिलक और गोखले, गांधी जी, आप सबका मेंटर कह सकते हो। और 1917 में ही पास्ट अवे इन इंडिया ओनली इन एट बॉम्बे, ये आप कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बाकी पढ़ चुके हैं, ड्रेन ऑफ थ्योरी वेल्थ उनके सारा हम डिटेल में कर चुके हैं। और कोई पॉइंट अगर उनसे आपको मुझे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा। सर जो दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज वर्ड का यूज किया था, वो कौन से सेशन में यूज किया था सर?
कैलकाटा में ना, अभी मैंने बताया ना, ओके, बनारस सेशन के बाद थर्ड सेशन। जब उन्होंने ये कहा था कि जो है उन्होंने ये कहा था कि इंडिया शुड ऑल्सो गेट स्वराज लाइक अदर कॉलोनीज। यस ये कैलकाटा सेशन में उन्होंने बोला था, यस सर। स्वराज है ना। वर्ड हम बाल गंगाधर तिलक से जोड़ के नहीं देखते सर। क्या कह रहे हैं आप? स्वराज जो वर्ड था सर, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था पहले या दादा भाई नेहरू जी ने बोला था? अरे इन दोनों से पहले तो तुम्हारा दयानंद सरस्वती बोल चुके हैं। दयानंद सरस्वती तो बोल चुके हैं पहले ही, नहीं बोला है? दयानंद सरस्वती ने, मैंने बताया नहीं था, स्वदेशी स्वराज सब बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज था कि आई शुड, मतलब स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, वो ऐसा बोल रहे थे, लेकिन बाद में वो क्या बोलेंगे ये देखने वाली बात है। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो अलग बात है। इसके बाद तीसरा सेशन होगा कांग्रेस का 1887 में। 1887 में जो सेशन होगा वो कहाँ होगा? मद्रास में होगा। और वो किसके अंडर में होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के अंडर में होगा वो। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो भी फर्स्ट इंडियन थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर, फर्स्ट इंडियन टू प्रैक्टिस एज ए बैरिस्टर इन द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। Okay, he served as the third president of the Indian National Congress, as I am telling you. He was one of the founding members, 72 delegates जब भी थे वो साथ में। उन्होंने एक बॉडी बनाई थी मुस्लिम्स की, मतलब मुस्लिम तो क्या कहना चाहिए, उन्होंने एक बॉडी बनाई नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, अंजुमन इस्लाम कॉलेज। उन्होंने अंजुमन इस्लाम कॉलेज करके बनाया एक बॉडी, और आईएनसी के आइडियाज को उन्होंने प्रमोट करने में पूरी मदद निभाई। जब ये क्रिटिसिज्म किया गया कि मुस्लिम्स को कांग्रेस बाइकआउट करना चाहिए, जैसा कि सर सैयद अहमद खान कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सेक्टेरियन या कोई भी कॉम्युनल आइडिया से राष्ट्र का भला नहीं हो सकता, इसलिए उनको माना नहीं जाना चाहिए। तैयब जी ने जो है एक रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन हम अपने कांग्रेस के उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे कोई हिंदू या जो कोई मोमडन डेलीगेट है, कोई भी एज ए बॉडी अगर उसको ऑब्जेक्ट करता है तो हम उसको उठाएंगे ही नहीं उस मुद्दे को। ओके, ऐसा करने से जो मुस्लिम्स ये सोचते हैं कि भाई कांग्रेस इज नॉट टू टेक अप देयर आइडियाज, ये बात गलत हो जाएगी और आएंगे। सर सैयद अहमद खान को उन्होंने एक लेटर भी लिखा, ठीक है, कि भाई कि ये ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, ये नेशनलिज्म के लिए है। सर सैयद अहमद खान ने भी उनको लेटर लिख के परसुएट करने की कोशिश की और उनको क्रिटिसाइज भी किया कि भाई कांग्रेस मुस्लिम्स के राइट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि कांग्रेस जो है वो एक एक मीनिंगफुल और एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अंजुमन इस्लाम बॉम्बे को जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ, इसमें कम्युनिटीज का कोई, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, सबके लिए जगह है और सबके लिए राइट है। और आप कह सकते हैं कि उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम मॉडरेट, वो कह सकते हैं मॉडरेट मुस्लिम कैंडिडेट कह सकते हैं। उनके ग्रैंडसन्स और उनके सन्स ने भी जो है नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उसको हम अभी देखेंगे जहां पे वो आएंगे। सो बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, और भी कई लोग हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद जो है चौथे जो मेंबर आते हैं उनका नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद।
जॉर्ज यूल 1888 इलाहाबाद जो है उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो एक स्कॉटिश मर्चेंट थे। फर्स्ट नॉन इंडियन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। एओ ह्यूम कभी प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है जी। वो मर्चेंट भी थे इंग्लैंड में और इंडिया में भी। और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि लोग थे जो कि नेशनल मूवमेंट को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जॉर्ज यूल वाज अ बिजनेसमैन, दैट्स व्हाट वी कैन से। जॉर्ज यूल 1888 में थे और उनके बाद जो है 1889 में नेक्स्ट आएंगे। 1880 मतलब एक एक साल में आप ये नोट कीजिए, जब भी कोई रिपीट होगा, जब जो है ऐसा देखा जाएगा कि उसकी जरूरत है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी के हिसाब से आदमी आएगा। हर सेशन में पुराने आइडियाज को रेज किया गया, नए आइडियाज को भी जोड़ा गया। कोशिश की गई कि कांग्रेस जो है वो एओ ह्यूम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने। एओ ह्यूम प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जो है जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के शुरू से ही, और वो एक लिंच की तरह है सबको जोड़ने के लिए, ठीक है जी। वो लिंच पिन है। 1888 में बन गए आपके जॉर्ज यूल, 1889 में आपके बने विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जिनका नाम मैंने आपको बताया था। तो विलियम वेडरबर्न जो है वो को फाउंडर हैं कांग्रेस के एक तरीके से, और वो बने। और आप कह सकते हैं कि विलियम वेडरबर्न जो है वो सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद उनका लिबरल एटीट्यूड था। बॉम्बे में उन्होंने काम किया। उन्होंने जो है पीजेंट्स को और वर्किंग क्लास को और रूरल क्लास को देखा। उन्होंने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल बैंक्स एस्टेब्लिश करने में मदद की। उन्होंने कोशिश की कि किसानों को सही दाम के ऊपर लोन मिले। वेडरबर्न ने जो है लॉर्ड रिपन के रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया, क्योंकि वो इंडियन एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए उनका हाई कोर्ट के अंदर से उनकी पोजीशन को रोक भी दिया गया, ठीक है ना। बात समझिए मेरी। 1890 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने बनाई। उन्होंने एक जर्नल बनाया इंडिया, एक जर्नल उन्होंने बनाया इंडिया जर्नल, और लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उन्होंने एक अच्छी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की। जो मैंने आपको भी बताया था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, उसके मेंबर थे, और वो मॉडरेट्स के प्रोग्रेसिव आइडियाज के प्रमोटर भी थे, ठीक है जी। 1910 में दोबारा इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बाद हिंदू और मुस्लिम्स में दरार डालने की बात की जा रही थी। 1889 में बने और 1910 में बने। 1910 में जो बने तब हमारा सेशन हुआ था इलाहाबाद में ही, यानी दोनों बार जो है विलियम वेडरबर्न साहब मेंबर ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस बने। इस टाइम वो बॉम्बे में बने, उस टाइम इलाहाबाद में बने। इससे पहले इलाहाबाद में जॉर्ज यूल थे। 1890 में मेंबर बने फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भी एक मॉडरेट लीडर हैं, और वो कमिश्नर थे, बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर थे, और वो प्रेसिडेंट भी रहे, और वो फाउंडिंग मेंबर भी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो है साथ में फिरोज शाह मेहता का ये लगा लीजिए कि वो जो है बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ही ज्यादा मतलब पब्लिक सर्विसेज से स्टाउंचली डिवोटेड थे। इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, वापस लौट के आए, पहले पारसी बने जिन्होंने जो है लॉ को इस तरीके से आगे बढ़ाया, और पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। जैसा हमने बोला था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में उन्होंने बनाया। उन्होंने इंडियंस को इनकरेज किया कि इंडियंस जो है वेस्टर्न एजुकेशन लें, अपने आप को ऊपर उठाएं। सोशल कॉजेज को वो प्रमोट करते थे, वुमेन वेलफेयर को प्रमोट करते थे, सैनिटेशन को प्रमोट करते थे। इसीलिए वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर बन गए।
मेहता जो है वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बने। और 1891 का जो एक्ट आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद, वो जो है मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर बन गए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी काउंसिल है? जब इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1861 में, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। ओके, उससे पहले क्या था? उससे पहले था गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। और बाद में क्या बनेगा ये आप मुझे बताएंगे। अगर पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, पहले गवर्नर जनरल काउंसिल है, फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आजादी के बाद क्या होगा? बताओ। इंडियन काउंसिल। हाँ, बोलना इंडियन भाई। काउंसिल। इंडियन काउंसिल। आजादी के बाद कौन सी इंडियन काउंसिल थी बे? हैं? क्या होगा आजादी के बाद, बताओ। दीपिका जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। कितनी बार रिपीट करूं मैं? एक बार और कर दो सर। पहले है गवर्नर जनरल काउंसिल, फिर बन गई इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद क्या बनेगा? जब इंडिया इंडिपेंडेंस की तरफ आ गया है या इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, तो क्या बनना चाहिए? हाँ, इंडियन काउंसिल। फिर इंडियन काउंसिल कौन सी थी? इंडियन काउंसिल चाची, इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी इंडियन काउंसिल है, बताओ। बोलो। सचिन जी, यस सर। बोलते क्यों नहीं बे? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? हैं? सर काफी बनेंगी अभी तो, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, फिर वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, और उसके बाद क्या बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर ये हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन को इंट्रोड्यूस करा देंगे। बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? अबे एक शब्द में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ तेरा दूसरा कौन सा हाउस है जो भी है वो? हाउस ऑफ कॉमन हाँ, पार्लियामेंट वैसे, लेकिन ये बन जाएंगे ऐसे क्या सेंट्रल कहते हैं? पार्लियामेंट ही कह देंगे। पार्लियामेंट कहते हैं, तो यही कहेंगे। वैसे तो, वैसे तो, और ऐसे तो वैसे तो क्या होता है? यही होगा। पहले है आपका गवर्नर जनरल काउंसिल, फिर आ गई आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई। आंसर खत्म। ऐसे तो और वैसे तो और ऐसे तो, मतलब आता है, लेकिन कसम खाई है कि रहेंगे मीडियोकर ना। नहीं खाई कसम? कसम नहीं खाई सर, आप एक वर्ड में आंसर पूछते हो, क्या वर्ड बोले वो ये होता है। अरे तो तू बोल तो रहा था, सही बोला है तूने। इसी बात पर हम तुझे एक फूल देते हैं, फूल। कोई नहीं, फूल मत दो सर, आप फूल के पैसे ट्रांसफर कर दो, फोन पे नंबर लिखता हूँ, मैं ले लूंगा खुद। हैं? फूल के पैसे? देखा, करी तूने बात वही पैसे की सारी ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप। वही ठीक है सर। सर ले, मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड। सचिन मनी माइंडेड है? फिर कुछ नहीं होने वाला है इसका। नहीं सर ऐसा नहीं। कह रहा है भाई तेरा दोस्त तेरे बारे में। नाम क्या सर दोस्त का, ये तो बताना एक बार। अच्छा अच्छा। अभी राजीव, जी सर। वो तो पहचानने से भी इनकार कर रहा है तेरे को। सर मैं तो राय रख रहा हूँ अपनी। अच्छा, सही बात है, पंचायत है ना तुम्हारी, जो मर्जी करो, तुम सब राय रखो। और मुझे हैरानी है कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। सबके अपने अपने वो हैं। सर आप साथ हो तो पार लग ही जाएंगे। अरे ये वो ऐसे काम बिना किए कुछ पार ना लगे इसमें। काम करना पड़ेगा तो पार लगेगा, पक्का। काम करके तो लग जाएगा, 100% लग जाएगा काम करके। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोग मेरे साथ थोड़े ना हो। तो अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने एक इन्होंने मैगजीन बनाई, बॉम्बे क्रॉनिकल। एग्जाम में नाम आ जाता है, बॉम्बे क्रॉनिकल लिख देंगे और सामने उसको बोल देंगे भाई जोड़ के दिखा। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 में उन्होंने मैगजीन बनाई, और 15 तक ये नहीं रहे।
1915 में फिरोज शाह मेहता नहीं रहेंगे। तो फिरोज शाह मेहता जो है उन्हें लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता था, बंबई का शेर। बहुत रेवर्ड हैं, इंस्पिरेशन है यंग इंडिया के लिए, एक तरीके से इंस्पिरेशन है यंग लॉयर्स के लिए। और मेहता साहब ने जो है भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फिरोज शाह मेहता साहब ने। फिरोज शाह मेहता साहब के बाद जो है वो नेक्स्ट आएंगे, वो लीडर, मतलब आप देखो कि जितने भी लीडर आते जा रहे हैं वो अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते जाएंगे। उसके बाद आएंगे आपके पी आनंदा चार्लू, 1891 नागपुर में थे वो। पी आनंदा चार्लू साउथ इंडियन, मतलब ये लगा लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी में उनका बर्थ हुआ था। साउथ इंडियन तो कोई शब्द नहीं है। पी आनंदा चार्लू, पी आनंदा चार्लू जो साहब हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसे ही आइडियाज आगे बढ़े, वो भी लीगल करियर में आगे बढ़े, प्रोमिनेंट एडवोकेट बने, और उन्हें सरकार ने भी इज्जत दी और नागपुर में वो बने। पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म का उनको बहुत शौक था। उन्होंने एक मैगजीन बनाई, नेटिव पब्लिक ओपिनियन। नेटिव पब्लिक ओपिनियन, और एक उन्होंने बनाया मद्रासी, नेटिव पब्लिक ओपिनियन, और एक बनाया उन्होंने मद्रासी। अब जो हिंदू की हम बात कर रहे थे, तो पी आनंदाचार्य ने मदद किसकी की? जी सुब्रमण्य अय्यर। जी सुब्रमण्य अय्यर की मदद की उन्होंने, और साथ में उन्होंने मदद की सी वीर राघवचारी की। उससे आपका क्या बन गया? उससे आपका बन गया द हिंदू न्यूज़पेपर। समझ आया भाई सबको? 1878। तो 72 डेलीगेट जब शुरू में थे तब भी थे। और उन्होंने एक और चीज भी बनाई थी जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मद्रास महाजन सभा। 1884 में उन्होंने मद्रास महाजन सभा बनाई। साथ में उन्होंने बनाई थी ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी। ट्रिप्लिकेन लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है जी। नागपुर सेशन में वो प्रेसिडेंट बने। और 1907 के बाद जब स्प्लिट हुआ वो नहीं रहेंगे। ये हो गया आपका 1891 में। फिर 1892 में दोबारा डब्ल्यूसी बनर्जी बनेंगे, जैसा मैंने कहा। 1893 में दादा भाई नौरोजी बनेंगे। तो 1892 में डब्ल्यूसी बनर्जी कहाँ बने? इलाहाबाद में बने। 1893 में दादा भाई नौरोजी कहाँ बने? लाहौर में बने। 1894 में फिर एक सज्जन आएंगे, एल्फ्रेड वेब। कौन आएंगे? एल्फ्रेड वेब। ये आए अब तक या नहीं आए हैं? अभी तो नहीं आया नहीं सर, अभी तक नहीं। हाँ, नहीं आए सर। ऐसे एल्फ्रेड। हेलो, क्या? हाँ, सर सभा तो हर साल होती रहेगी, इतने नाम कहाँ तक याद रखेंगे हम? क्या कह रहा है? ये जो कांग्रेस है इनकी मीटिंग तो एवरी ईयर होती रहेगी सर, हर साल। इतने नेम कैसे याद रखेंगे इतने अध्यक्ष के? वो साल में एक बार हो रहे हैं और हम एक नाम भी याद नहीं रख सकते। वो साल में तो एक बार होने, लेकिन होते तो ये 1947 45 46 तक रहेंगे सर। ना तो कितने नेम हो गए सर? ये 60 नाम हो जाते हैं ऐसे। अब ऐसे भाई देख, ऐसा है जिसकी हालत खराब तो वो तो यही सोच के डरता रहेगा परसों बारिश आएगी मेरे घर की छत उड़ेगी। मतलब सचिन आप जैसा बहादुर आदमी, पूरा नाम क्या है आपका? सचिन पालीवाल सर। सचिन पालीवाल ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। पालीवाल क्या होते हैं? ब्राह्मण ही रहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण होते हैं, ओके। अच्छा अच्छा, मैं तो जाट सोच रहा था, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आई एम सॉरी। तो पॉइंट ये है सचिन, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो शुरू वाले हैं ना, जब कोई आंसर आएगा ना मॉडरेट का
और 3-4 एक्स्ट्रा नाम भी अगर तुमने बता दिया और उनका एक काम भी बता दिया तो अपने आप नंबर आ जाएंगे। और मैं कोई 1947 तक सारी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं सिर्फ एक मॉडरेट फेज से पहले पहले ले जाके इसको रोक दूंगा। उसके बाद जब नेशनल मूवमेंट में जहां जहां जो जो होता जाएगा वो बोलते जाएंगे। ओके सर। और वैसे भी अगर 10-15 नाम आ भी गए एक साथ तो किसको याद नहीं हुए बताओ मुझे अब तक जरा। जिसको समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। अरे जिसको समझ आया वो कर दो, चलो मेरे बाप। जिसको समझ आया वो मुझे हैंड दिखाओ ऐसे करके या कुछ भी करो। कोमल जी, राजीव जी, रोहित जी, अरे दीपिका, कुलदीप, राहुल, रफ आइडिया हुआ है। ओके थैंक यू कुलदीप जी। और जो समझ नहीं आया वो बताओ क्या समझ नहीं आया। तो सचिन डरना ना है क्या? ओके सर। हाँ बिल्कुल नहीं डरना है, 5 मिनट में याद हो जाएंगे यार। सर इनके ईयर मिक्स हो जाते हैं सर, बाद में पूछे अब 1960 नहीं होंगे ईयर मिक्स, पहले एक बार ध्यान से सुन ले और सुन के जो इंटरनलाइज कर। किसी के पास अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो ना तो उससे पूछना, जो तेरा कोई दोस्त हो। फोकस की जरूरत होती है, इंटरनलाइजेशन की जरूरत है, उसके बाद याद तो ऐसे हो जाएगा। याद नहीं करना है। आप एक सेकंड सोचोगे डब्ल्यूसी बनर्जी सबसे पहले क्या किया उन्होंने, अच्छा ये किया। दूसरा कौन है भाई 1886 में है कौन? पहले खुद गलत नाम बोलो, फिर नाम को चेक करो कि भाई ये सही नाम नहीं है, ये नाम है। ये थोड़ा ना है कि हम माइंडलेसली उसको याद करोगे, माइंडलेसली याद करोगे तो याद नहीं होगा। तो माइंडलेसली नहीं कर रहे हैं, ओके सर। है ना। माइंडलेसली मत करो, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, लूसेंट और कुंजी से तो आगे जाना पड़ेगा, है नहीं जाना पड़ेगा। तो जॉर्ज यूल जो है, ओ सॉरी अल्फ्रेड वेब जो है, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बस बाकी मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भी। जॉर्ज यूल जो है, जॉर्ज यूल बोल रहा हूं, क्या नाम है इसका? अल्फ्रेड वेब। हाँ अल्फ्रेड वेब जो है वो नॉन वायलेंट आइडियाज में बिलीव रखते थे, इसीलिए वो कांग्रेस जैसे उससे जुड़ गए। जैसे वो जब बात होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि चाइना से ओपीएम, चाइना को ओपीएम दे रहे हैं बदले में चाय आ रही, तो उसके मुद्दे के अगेंस्ट बोलते थे। और इसी चक्कर में दादा भाई नौरोजी के फ्रेंड बन गए वो। और दादा भाई नौरोजी के फ्रेंड बन गए इसीलिए वो कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस से जुड़ गए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ गए। जैसे वेब जो है वो ह्यूमन ब्रदरहुड को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। इवन वो जो है एक मैगजीन थी एंटी कास्ट, उसके भी सपोर्टर थे वो, एंटी कास्ट। तो इतना ही जानना है बस, थोड़ा बहुत आपको जानना है कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। रटना नहीं है, रटने का कोई लाभ नहीं है। अब फिर 1894 में ये मद्रास में हो गया। अब आपके 1895 में आएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ऑफिस में रहेंगे प्रेसिडेंट के, और आई थिंक ये सेशन जो होना चाहिए ये पूना में होना चाहिए। 1895 में पूना में सेशन होगा। जैसा मैंने कहा बंगाल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस साल अगर बंगाल में हो रहा है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी मेंबर बन ही नहीं सकते। समझा सचिन? एग्जाम क्या करेगा, जो मेंबर देगा ना, जैसे पी आनंदा चार्लू दे देगा तो मद्रास लिख देगा उसके आगे वो। बात समझ आई? हेलो? यस सर। अब मान लो आपने रट रखा है, आप अपने रटने पे लगे रहना, लेकिन कांग्रेस का लॉजिक क्या था कि भाई जो सेशन का बंदा होगा वो उस प्रोविंस का नहीं हो सकता। बाद में देखेंगे नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिश कुछ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है तब देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस साहब के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाइंड आउट किया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, अ नेशन इन मेकिंग। क्या किताब लिखी? अ नेशन इन मेकिंग। नेशन इन मेकिंग लिखा उन्होंने। शुरू में मॉडरेट हैं, बाद में लिबरल बन जाएंगे। 1917-18 में लिबरल बन जाएंगे,
तो 1918 में क्या होगा, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब आएंगे तो तब जो है वो उनको सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए वो लिबरल कहलाएंगे। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन बनेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसके सपोर्टर बनेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, कांग्रेस छोड़ दी जाएगी। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या लिबरेशन फेडरेशन कह लो, प्यार से उनको भारत में क्या कहा जाता है, राष्ट्र गुरु। सर लिबरल फेडरेशन कब बनेगा? 1918 में बनना चाहिए, 17 मतलब 1919 के आसपास तक बन जाएगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के आसपास ही आएंगे, 1919 में ही आएंगे बेसिकली। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन 1919 में ही लगा लो बन जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल या फिर लिबरेशन फेडरेशन। लिबरल फेडरेशन, लिबरेशन फेडरेशन, कुछ भी बोल लो, ठीक है जी। वन ऑफ द अर्लिएस्ट सिविल सर्वेंट्स थे ये, लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया सिविल सर्विसेज से। इनको बोला गया भाई तूने अपनी एज गलत बताई थी, कोर्ट में पहुंचे, लेकिन फिर भी बात, एग्जाम इन्होंने फिर से क्लियर किया, ठीक है, और बाद में उनको फिर से निकाला गया जुडिशियल एरर के लिए, यानी कुछ भी करके उनको सर्विसेज में रहने नहीं दिया गया। ओके, इसीलिए क्योंकि जब ये लंदन में थे, बार बार जब गए तो इन्होंने एडमंड बर्के की किताबें पढ़ी। इसने नाम सुना है एडमंड बर्के का? एडमंड बर्के का नाम सुना है किसी ने? सो एडमंड बर्के भी जो है वो लिबरल, आप लगा लीजिए, मतलब एक इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, और वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे। ब्रॉड फिलोसफिकल आइडियाज, मॉडर्न आइडियाज इनको प्रमोट करते थे एडमंड बर्के, लिबरल फिलोसफी को प्रमोट करते थे। उनके आइडियाज से इतना इंस्पायर हुए ये कि उनको हिंदुस्तान में क्या कहा गया, इंडियन बर्के। और उनके कमिटमेंट और डेडिकेशन को, उनके कमिटमेंट और डेडिकेशन को देखते हुए क्या कहा गया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उनके कमिटमेंट और डेडिकेशन को देखते हुए ब्रिटिश ने उनको एक मतलब जो उसके पीछे से उनके बारे में बात करते थे, तो उनका नाम रख दिया सरेंडर नॉट बनर्जी। क्या रख दिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जगह क्या नाम हो गया अब उनका? ब्रिटिश उनको क्या बोलते थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अबे भाई सुरेंद्र नाथ कहां लिखा है? क्या लिखा है मैंने? सुरेंद्र, ऐसे सरेंडर, सरेंडर नॉट बनर्जी। क्या नाम बन गया उनका? सरेंडर नॉट बनर्जी। तो 1882 के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड किया, जिसके बारे में हमने बात की थी आनंद मोहन बोस के साथ, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल आइडियाज को प्रमोट करने के लिए। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर जो है और खरीदा, जिसका नाम था द बंगाली न्यूज़पेपर, द बंगाली। द बंगाली न्यूज़पेपर भी उन्होंने शुरू किया, और उसके शुरू क्या किया मतलब उसको आगे बढ़ाया और सब जगह लेके गए, और मतलब चीजों को उन्होंने रेडिकल आइडियाज के साथ उस समय के हिसाब से प्रमोट किया। यानी कि वो पहले इंडियन जर्नलिस्ट बने, तिलक से भी पहले इंडियन जर्नलिस्ट बने जिनको इम्प्रिजन किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड। उसके बाद उन्होंने, जैसा मैंने बताया था कि वो 1885 में उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस की, इंडियन वो एनुअल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, इसीलिए वो फर्स्ट
डेलीगेशन के मेंबर नहीं थे। 1895 में पूना में जब ये सेशन हुआ तो उसके वो प्रेसिडेंट बने, और ऐसे ही एक और बार भी बनेंगे, 2 बार बनेंगे वो। यानी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय तक। उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने पार्टीशन के अगेंस्ट बात की। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी was a patron to, you can say, emerging leaders उस समय के जो थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजनी नायडू। जैसे दादा भाई नौरोजी गोखले को मेंटरशिप दे रहे हैं, ऐसे ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी दादा भाई नौरोजी से इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजनी नायडू और तिलक इंस्पायर हो रहे हैं। उनसे महात्मा गांधी इंस्पायर हो रहे हैं। महात्मा गांधी से सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू इंस्पायर हो रहे हैं, और उनसे फर्दर क्रॉप इंस्पायर हो रही है। ठीक है जी। पायनियर लीडर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उन्होंने नेशन इन मेकिंग जो है किताब लिखी, जैसा मैंने कहा। और उन्होंने जो है, आप कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है एक तरीके से ब्रिटिश टाइम में उन्होंने क्या किया है, एम्पावरमेंट का रोल प्ले किया है। ठीक है, ही प्लेड द रोल ऑफ एम्पावरमेंट। ठीक है जी, बताइए कोई दिक्कत? तो कहां आज की कांग्रेस और कहां ये? 1896 में ये नाम कम है, जाना पहचाना आप लोगों के लिए कम होगा। एक सज्जन थे R.M. सयानी, रहमतुल्ला M. सयानी, R.M. सयानी, रहमतुल्ला M. सयानी। ठीक है जी, वो बने और वो जो है प्रेसिडेंट बने। रहमतुल्ला M. सयानी भी लॉयर थे प्रोफेशन से, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे, शुरू से 1885 से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। रहमतुल्ला M. सयानी जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी के बाद दूसरे मुस्लिम बने जिन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। बस हम उनके बारे में तो इतना ही कहते हैं कि उन्होंने भी पर्सनल इंटीमेसी, बाकी चीजें बढ़ाने में, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को बढ़ाने में, नेशनैलिटी को बढ़ाने में उन्होंने रोल प्ले किया। ऐसे ही एक और लीडर थे जिनका नाम आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, जो इसके बाद बने, 1897 में बने। इनका नाम था सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर प्रेसिडेंट बने, अमरावती में बने। अमरावती जो आपका महाराष्ट्र में है। और ये थे कहां से? ये थे आपके, मेरे ख्याल से ये होने चाहिए आपके मद्रास प्रेसिडेंसी से। सी शंकरन नायर हैं, लेकिन ये केरला से होंगे। ये केरला से हैं? मद्रास से नहीं, मद्रास से तो नहीं होना चाहिए, नायर है ना, नायर केरला में होते हैं। नायर फैमिली आर फ्रॉम केरला। ओके, और ये भी लॉयर थे। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये रेलिग एक कमीशन आया था, रेलिग यूनिवर्सिटी कमीशन। रेलिग यूनिवर्सिटी कमीशन आया था कर्जन के टाइम पे। उसके अंदर क्या हुआ था, यूनिवर्सिटीज को पावर ले ली गई थी, उनकी ऑटोनॉमी कम कर दी गई थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की सीनेट की पावर कम कर दी गई थी और ब्यूरोक्रेटाइजेशन को बढ़ा दिया गया था, ताकि यूनिवर्सिटी जो है अड्डा ना बने नेशनलाइजेशन का। तो टीचर्स दूसरे तरीके से अपॉइंट होंगे, लोगों को, बच्चों को जो है सेडिशियस आइडियाज, जो मॉडर्न आइडियाज, जो एंटी ब्रिटिश आइडियाज है, उनको रोका जाएगा कि उनको ना पता चले। तो ये लगा लीजिए कि
अमरावती में ये प्रेसिडेंट बने। साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज को प्रमोट करने में बहुत मदद की। ये मेंबर भी बने थे मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और बाद में लेकिन क्या है, ये थोड़े से मॉडरेट टाइप जैसे थे, तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गांधी एंड एनार्की। गांधी एंड एनार्की, उन्होंने एक किताब लिखी थी, गांधी एंड एनार्की। ठीक है जी। और बताइए, कोई बात समझ ना आ रही हो तो। हाँ, चित्तूर तो के थे सर, चित्तूर। ये सारे के सारे लोग जो है ना, मतलब कि इलिस्ट्रियस फैमिली से होते हैं और एक पूरा सिस्टम चलता है। और अब मैं क्या बोलूं उससे ज्यादा, तो इसीलिए इनका नेशनल मूवमेंट में या उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब लेकिन जब हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात भी कर ली, हमने सी शंकर नायर की बात भी कर ली, हमने रहमतुल्लाह एम सयानी की बात भी कर ली, हमने पी आनंदाचार्लू की बात भी कर ली, हमने अल्फ्रेड वेब की बात भी कर ली। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊं, सबसे पहले आए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बताओ, ट्रू ही फॉल्स बोलते जाना, सही और गलत बोलते जाना, बस और कुछ मत करना। सबसे पहले आए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। सबसे पहले आए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ट्रू। उसके बाद आए दादा भाई नौरोजी। ट्रू। सबसे पहले आए वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वो आए बॉम्बे में। दादा भाई नौरोजी आए कलकत्ता में। उसके बाद आए बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम, जिनकी डिटेल में हमने बात की थी। वो आए आपके मद्रास में 1887, बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास। चौथा आया आपका जॉर्ज यूल, इलाहाबाद। यानी कि सीक्वेंस क्या हो गई, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, बॉम्बे कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, ऐसे जा रहा है ये। फिर आ गया आपका 5वें नंबर पे, फिर से आ गया बॉम्बे। कौन थे इस समय, विलियम वेडरबर्न थे। फिर आ गया आपका फिरोज शाह मेहता, पहली बार बने। आप मुझे बताइए, फिरोज शाह मेहता 1890 में ये बने, बॉम्बे में बने, ट्रू की फॉल्स। फिरोज शाह मेहता 1890 बॉम्बे। फिरोज शाह मेहता 1890 बॉम्बे, ट्रू की फॉल्स। ट्रू है सर। लिखो, चैट बॉक्स में लिख नहीं रहा कोई भी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। फिरोज शाह मेहता 1890 बॉम्बे। ट्रू है सर, ट्रू। हाँ हाँ राजीव, मान गया। अगर तू सामने होता तेरी गर्दन ना पकड़ लेता मैं। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे कुछ? हाँ, सबने ट्रू करा है सर। कहाँ सबने ट्रू करा है? मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को दिखाई ना दे रहा। सो ये फॉल्स है ये। फिरोज शाह मेहता 1890 तो सही बात है, लेकिन बॉम्बे में कैसे हो जाएगा फिरोज शाह मेहता? फिरोज शाह मेहता बॉम्बे में हो गया तो उसी प्रोविंस का हो गया, वो तो बॉम्बे से था ही। और मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि जब तक बंदा सेम प्रोविंस का है तो वो नहीं हो सकता वहां का। तो ये फॉल्स है ये। तो तुम्हें कितना ही पढ़ा लो, कितना ही समझा लो, पर तुम सर बुद्धि नहीं चलाओगे। फिर कहाँ पे है सर? कहीं हो, चाहे वो बॉम्बे में तो नहीं है, कैलकाटा में होना चाहिए उसको कायदे से। जब कह दिया जो जहां का मेंबर है वहां का नहीं माना जाएगा, पर नहीं जी, तुम्हारे बुद्धि ना आती। या सर पुणे में? अरे पुणे में कैसे हो जाएगा, वो भी तो महाराष्ट्र में ही है चाचा। सर कलकत्ता ही रहेगा सर। फिर मैंने तुम्हें बताया दादा भाई नौरोजी आए लाहौर में। अल्फ्रेड वेब एक नाम तुम्हें बताया मैंने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक नाम बताया। रहमतुल्लाह एम सयानी एक नाम बताया। ये लीडर्स हैं बड़े बड़े, ध्यान से एक से। हाँ, व्योम को भूल गए सर। कोई बात नहीं, ठीक है, रटना थोड़ना है यार। रहमतुल्लाह एम सयानी तुम्हें बता दिया मैंने, सी शंकरन नारायण बता दिया। और एक आपके थे आनंद मोहन बोस, जिनका नाम हम लेते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के साथ इंडियन एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस जो है राइट हैंड रहे थे किसके, एक तरीके से आनंद मोहन बोस साहब जो है राइट हैंड रहे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब के राइट हैंड रहे वो, ठीक है। और वो जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे बहुत बीमार थे, 1906 में वो नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने पहले बहुत जान लगाई, इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनवाने में उन्होंने मदद की। वो मतलब ये लगाइए कि मैथमेटिक्स हो गया, लॉ हो गया, इन सब चीजों के बहुत ही तगड़े एडवांस प्लेयर थे वो, और ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए हमने कहा था साधारण ब्रह्मो समाज। जब हमारे केशव बाबू ने अपने खेल खेले तो 1878 में जो स्प्लिट होगा, उस स्प्लिट के बाद साधारण ब्रह्म समाज बनेगा, जिसके लीडर होंगे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। तो जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बहुत है आनंद मोहन बोस साहब का, और इनका साधारण ब्रह्म समाज में ही बहुत रोल है। और इन्होंने जो है एक छात्र समाज करके भी इन्होंने बनाया। क्या बनाया? छात्र समाज बनाया इन्होंने, ठीक है जी, छात्र समाज। और उन्होंने जो है पॉलिटिकल मूवमेंट में तो रोल प्ले ही किया, मैंने जैसा बताया। उन्होंने इंडियन लीग बनाई, इंडियन लीग भी एक बॉडी बनाई उन्होंने, इंडियन लीग, ये सब आ जाता है पीटी में, नाम बड़े आराम से आ जाएंगे। इंडियन लीग बनाई शिशिर कुमार घोष के साथ। इंडियन लीग बनाई शिशिर कुमार घोष के, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया ही था, ठीक है। जान दे दी लोगों ने अपना, और हम उनका नाम भी याद नहीं कर सकते यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब एक नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। इकोनॉमिस्ट थे वो, और थिंकर थे, फिलोसोफर थे, और उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है जी, ठीक है जी। बुक्स के नाम हम उनके बता ही चुके थे पहले से। हाँ बोलिए, क्या? सर गोपाल कृष्ण। तो अभी मेंबर कहाँ बने हैं यार? दादा भाई निरोशी। जी तो बता दिया मैंने। एक लेडी का नाम और रह गया सर। लेडी तो बनी नहीं अब तक कोई। नहीं सर, लिया था नाम एक लेडी का। अरे अभी कहाँ बनी है कोई भी लेडी यार? पहली लेडी बनेगी एनी बेसेंट 17 में जाके। हाँ हाँ, रमेश चंद्र दत्त साहब थे। और सर कांदीचनी गांगुली भी तो बनी थी सर। कौन? कांदीचनी गांगुली 1890 में। कौन सी गांगुली? कांदीचनी गांगुली सर 1890 में? अरे मेंबर नहीं बनी भाई, उसने अटेंड किया होगा पहला। कादम्बिनी गांगुली, वो फर्स्ट वो बनी होगी जिसको पहली वुमेन लेडी जिसने प्लेटफॉर्म से एड्रेस किया होगा। मेंबर ना बनी वो, स्पीकर, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं बनी। हाँ स्पीक अप करने के लिए सर वो स्टेज प्रोवाइड करवाई थी। वो अलग बात है, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके 1899 या 1900 तक मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। तो इंपॉर्टेंट लेकिन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब हम बात करते हैं कांग्रेस बनी, तो किसी ने कहा ये तो भाई अंग्रेजों ने, इंग्लिश ने प्रोटेस्ट को साइडलाइन करने के लिए बनाई है, यानी कि जो प्रेशर बनेगा उसको रिलीज कर दिया जाए।
किसके थ्रू? कांग्रेस के थ्रू। दैट इज वाई एक थ्योरी बनाई गई, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। क्या बनाई गई? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ओके, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बनाई गई क्योंकि ह्यूम इसके इसीलिए सेक्रेटरी थे, ताकि कांग्रेस को कंडीशन और कंट्रोल किया जा सके। ये उनका कहना है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये तो एक सुपरफिशियल बॉडी थी शुरू में, वो कहते हैं तो सेफ्टी वॉल थ्योरी है, सेफ्टी वॉल बना है ये, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा था तो और क्या चाह रहा था उस टाइम करने के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप अंग्रेजी को कहते हैं कि हम आपके प्रोटेस्ट करने के लिए एक बॉडी बनाना चाहते हैं और अंग्रेज बोलते हैं हाँ बेटा आ जाओ बना लो? ऐसा होता क्या? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये सेफ्टी वॉल था अंग्रेजों के लिए, तो इंडियंस ने इसको कैसे यूज किया? लाइटनिंग कंडक्टर। अंग्रेजों ने इसको यूज क्या किया? लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया। ठीक है जी। अब कोई कहता है, कोई ये भी कहता है कि कांग्रेस कुछ नहीं थी, कांग्रेस जो है सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स की बॉडी थी शुरू में, जिनको अपना पार्ट टाइम काम करना था। सारे के सारे जो है वो कोई बिजनेसमैन था, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, 3 दिन आते हैं, तमाशा करते हैं, साथ में मिलते हैं और बात खत्म। लेकिन जब ब्रिटिश रूल इतना फॉर्मली इस्टेब्लिश है, 1857 में वो कुचले जा चुके हैं, मॉडर्न आइडियाज पेनिट्रेट हो रहे हैं, तो कम से कम ये नेशनलिस्ट जो है वो बीज तो बो रहे हैं। ट्राइबल्स की तरह लड़के ये जान नहीं दे सकते थे, बिकॉज दे वर नोइंग अनदर वे, सो दिस वाज देयर मेथड ऑफ इनकलकेटिंग नेशनलिज्म। ठीक है, और एक ऑल इंडिया बॉडी की जरूरत तो थी ही थी। इसीलिए आप ट्रेस करोगे 1838 से 1885 तक। ओके जी, 1883 से 1885 तक आप ट्रेस करोगे। तो हमने क्या किया आज? कांग्रेस क्या थी, क्यों थी, और 1900 तक कौन कौन बना, पीटी के एंगल से हमने वो भी देख लिया। कल हम क्या एनालाइज करेंगे? मॉडरेट्स ने क्या किया, प्लस एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए और क्या हुआ। ठीक है जी। हाँ, और दोनों के मेथड्स ऑफ वर्क में क्या फर्क था, ये हम चीजें कल हम बेसिकली एनालिसिस ज्यादा करेंगे, और हम जो है सारी चीज को मॉडरेट की खत्म कर देंगे, और हम एक्सट्रीमिस्ट पे आ जाएंगे, और हम ये भी देखेंगे कि जो 1907 का जो सूरत स्प्लिट है वो क्यों हुआ, आखिर हुआ क्या था, व्हाट वाज द क्रिटिकल एलिमेंट और एनालिसिस बिहाइंड इट। हाँ बोलिए। कोई डाउट, कोई सवाल तो बोलो। सर फिर जैसे अपन ये क्रिटिसाइज करते हैं कांग्रेस को, तो क्या फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कुलदीप जी, दोबारा बोलिए। सर जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई सेल्फ इंटरेस्टेड क्या बोलते हैं इंडियंस की बॉडी थी, तो वैसे तो अगर अपन हिस्ट्री को रिलेट करें महाराणा प्रताप या शिवाजी जी से भी, तो वो भी पर्सनल इनिशिएटिव ही थे उनके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्योंकि महाराणा प्रताप की बात करो तो आमेर के जो राजा हैं वो ही मुगलों के साथ में हैं, और जो प्रताप हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेके फाइट कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अरे भाई आप ये बताइए ना,